ओके, सो आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं कुछ चीजें जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं उनके बारे में आपसे थोड़ा सा एक जानना चाहूंगा। आपने एक टर्म पढ़ा होगा बेटा, एटॉमिक नंबर पढ़ा है सबने ना? ओके, वेरी गुड। और दूसरा आपने पढ़ा होगा मास नंबर, है ना? मास नंबर। अच्छा, और एक और टर्म हमने पढ़ा जिसका नाम था एटॉमिक वेट। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई आप मुझे बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस, पहले तो ये बता दें कि ये है क्या। ठीक है, ये है क्या? तो एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है जिसे मैं एक्स कह रहा हूं, और अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो हम इसे ऐसे लिखते थे ZXA। ठीक है, यहां पर आपका जो Z होता था वो आपका एटॉमिक नंबर होता था, जिसे आप कहते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझ में आई? ओके, अब बात आई मास नंबर की। देखिए, ये अपने आप में आपको हिंट दे रहा है कि भाई ये एक नंबर चल रहा है कोई। ठीक, तो मास नंबर ये आपका ए हुआ करता था, और ये आपका होता था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ऐसे पार्टिकल्स जो कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। अब बात यह है कि भाई ये एटॉमिक वेट क्या हो गया फिर? ओके, अब बेटा जब हम बात करते हैं एटॉमिक वेट की, तो ये क्या हो गया? दिस इज एक्चुअली एवरेज वेट ऑफ एटम। ठीक है, अब जरा सी समझना बेटा, जो वेट आता है, थोड़ा बहुत जो आपको पता है, वैसे तो अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, वो किसकी वजह से आता है? दैट इज ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। अगर आपको याद हो, सो मास ऑफ प्रोटॉन जो है, अभी मैं केवल ऑर्डर लिख रहा हूं, एग्जैक्ट वेट भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, अभी बस जरूरत नहीं है उसकी। ये होता है 10⁻⁻27 kg में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻⁻31 kg में। ठीक है, ऑर्डर बता रहा हूं अभी आपको, केवल पावर की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम हो गया। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बेटा इसी ऑर्डर का रहता है, और काफी कुछ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, तो भाई मेजर जो मास होता है किसी भी, या वेट होता है, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में वेट एंड मास ये दोनों एक ही चीजें होंगी। हाँ, फिजिक्स में तो आप एम और एम जी कह देते हैं ना, यहां पे ग्रेविटी नहीं लेना है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कहा जाए या एटॉमिक मास कहा जाए या मॉलिक्यूलर मास कहा जाए, मॉलिक्यूलर वेट कहा जाए, वो एक ही चीज ली जाएगी। समझ में आ गया? अब जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बेटा आप किसी भी प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ, ये आपकी सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट है जो एग्जिस्ट कर रही है। डिटेल में आगे जाएंगे, बट अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि इनको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। ये समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा होल नंबर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 20 होगा, 25 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप मास नंबर की बात करेंगे तो वो भी होल नंबर होगा। अब बात आई एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट
जनरली तो आपको होल नंबर मिलेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है बेटा। जैसे आपको याद हो, अगर आपने क्लोरीन को देखा हो, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट आता था 35.5, है ना। अभी मैं यूनिट की बात ही नहीं कर रहा हूं, हाँ यूनिट की बात बाद में करूंगा, ठीक है। एटॉमिक वेट आता था, ये होल नंबर नहीं है, तो एटॉमिक वेट आपका फ्रैक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हो सकता है भाई, वो भी जब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो फिर वो फ्रैक्शन क्यों हो सकता है। तो ये होता है बेटा ड्यू टू आइसोटोप्स। 10th में आइसोटोप्स पढ़े थे, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज काफी कुछ मैच करती है प्रोटॉन्स की वजह से, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से उनके वेट में डिफरेंस आता है। तो क्लोरीन में क्या होता है, मैं यहीं पे आपको बता दूं, इसको नोट भी कर लीजिए। क्लोरीन में बेटा आपके पास क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है, और इनका जो रेशियो है वो 25% और 75% होता है, ठीक है। हाँ जी, ये 75% है और ये 25%, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको। हाँ 75.75 समथिंग है, बट इजीली कैलकुलेट करने के लिए ये परसेंटेज मान लेते हैं, याद रखने के लिए आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आया, सिग्निफिकेंट है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करके एवरेज निकालेंगे, तो ए एवरेज आपका आ जाता है 35.5। ये बात समझ में आई। तो अगर हम क्लोरीन का एवरेज मास या एवरेज वेट निकालें, ठीक है, ए एवरेज। अब मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं यहां पे। मान लीजिए हमारे पास एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है A1 और उसका परसेंटेज दिया हुआ है X1। तो A1X1 प्लस A2X2, सपोज और भी हैं A3X3, जितने भी हैं वो सब आप लिख लीजिए। तो ये आपके आ जाएंगे ANXN डिवाइडेड बाय, सारी परसेंटेज आपको पता है मिलके कितनी हो जाती है, 100। तो ये बना आपका फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का, एवरेज एटॉमिक वेट। इसी पे क्वेश्चन मिल जाता है कई बार, ठीक। जैसे अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि चलिए मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता हूं, थोड़ी सी मेहनत भी करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि A1 आपको गिवन है, क्लोरीन के लिए दे रहे हैं, A1 आपको गिवन है 75.75, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और A2 आपको गिवन है 24, सॉरी ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है बेटा, ये परसेंटेज है, ठीक है, A1 और A2 का। और A1 आपको दिया हुआ है 34.9689 और ये आपको दिया हुआ है 36.9659। ओके, हाँ जी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है ए एवरेज, फाइन। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सीधे सीधे वाले नहीं, समझाने के लिए तो बड़ा आसान था, मैंने आपको 75 और हाँ 35 37 से बता दिया, बट एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप देखेंगे क्या लिखेंगे आप, 34.9689 इंटू 75.75, ये आ गया A1X1 प्लस 24.23 इंटू 36.9659 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, भाई तो यही तो खेल है। ये बेटा अगर आप इसे देखें ना, तो ये फोर्थ डिजिट डेसिमल तक जा रहा है, लेकिन इतने एक्यूरेसी के साथ हमें कैलकुलेट ही नहीं करना होता। हम इसे अगर केवल यहां तक राउंड ऑफ कर दें, अब ये राउंड ऑफ आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये आपका 35 आप इसे ले सकते हैं।
ओके, ये 2.5 होगा बेटा, अदरवाइज वो पूरा नहीं हो रहा ना, ये 2.5 कर लीजिएगा इसको, हाँ, इंटू इसको 37 कर लो बाय 100, ठीक है। और ये वेरी क्लोज टू 35.5 ही आएगा, जो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बताया था कि आप इसको 75 ले लो, इसको 25 ले लो, ठीक है, इसको 35 और ये आपका 37, इससे भी यही आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब कुछ एटॉमिक वेट जो बहुत ज्यादा आपके यूज में आ रहे होंगे, तो फिर से आपको बता दूं, मैं इसे एटॉमिक मास भी कह सकता हूं, एटॉमिक मास, या मैं इसे वेट भी कह सकता हूं। केमिस्ट्री में दोनों का मतलब एक ही है। अब अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन एटम होता है बेटा आपका 1H1, फाइन। तो इसका आप एटॉमिक मास लिखेंगे 1, लेकिन साथ में हमें यूनिट लिखनी होती है। तो अभी मैं यूनिट यहां पर U लिख रहा हूं, आगे इसको बताऊंगा कि क्या है। तो अभी हम लिख रहे हैं 1U। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम के एक एटम का मास जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है, ओके। फिर हमने बात की कार्बन एटम की, तो कार्बन आपको पता है 6C12 लिखा जाता है बेटा, ओके। ये O कैसे हो गया, C है बेटा, कार्बन है, 6C12। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आपको पता है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। और ये हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन से 12 टाइम्स है, तो ये कितना आ गया, 12U, फाइन। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम की जब आप बात करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 16U, फाइन है। ये सब याद होने चाहिए, होंगे भी जहां तक मुझे लगता है। नाइट्रोजन की आप बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14U, क्लियर है, ये सब याद कर लीजिएगा बेटा। Na नोट कर लीजिए, Na। इसके अलावा ये वो हैं जो बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई है तो पीरियोडिक टेबल आपके पास होगी, अभी आप यूज कर सकते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो एक एक आपको रटा दिया जाएंगे, क्लियर। तो यहां पे Na आपके पास है 23U। इसी तरह से सल्फर आएगा, सल्फर आपका है 32U, ठीक है। Fe आपके पास आएगा, Fe आपका है 56। ये क्या है, एटॉमिक वेट की बात हो रही है। एक और बहुत ज्यादा यूज में आता है, वो है सिल्वर, Ag। Ag का होता है बेटा 108। और एक यूज में आएगा बेरियम, ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट आपने सुने होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 137। और एक कैल्शियम, कैल्शियम आपका होगा 40, ठीक है। तो ये सभी आप देख रहे हैं, ये होल नंबर में है, बट हाँ, मैंने आपको अभी अभी एक बताया, क्लोरीन, क्लोरीन का है 35.5U, बिकॉज इसके आइसोटोप्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मतलब 75% और 25%, काफी ज्यादा दोनों का रेशियो है। अब कोई मान लीजिए एक 99.9% और दूसरा 0.01% हो या 0.1% हो, तो वो 0.1% वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, वेट 99.9% वाले के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ओके। तो इतने आपको ये याद होने चाहिए, आगे जब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, एंड दैट इज नोन एज, ये आपने शायद पढ़ा हो, मैं श्योर नहीं हूं, बट AMU लिख लीजिएगा। जब यूनिट जो आपकी होती है जिसमें आप पार्टिकल्स का मास या वेट कैलकुलेट करते हैं, वो होती है 1 AMU, या इसी को आप कहते हैं 1U। U इज बेसिकली यूनिफाइड मास, और AMU को आप कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, फाइन।
तो AMU को साइंस में या केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं डिफाइन किया गया है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आपने क्या किया, कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट किया और उसे 12 से डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू आपकी आती है 1.66056। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं होती। 10⁻⁻20 कितना होना चाहिए, 7 kg। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बिल्कुल। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, ये AMU जो है, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन, वेरी क्लोज टू मास ऑफ प्रोटॉन। या आप इसे कह सकते हैं ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। भी तो यही है, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है। तो ये जनरली आपको दिया होगा 1.0008 या 1.00, इस तरह से 76 करके कुछ वैल्यू दी होगी। सो दे आर वेरी क्लोज टू। AMU इज सिंपली, कॉमन सेंस में समझने के लिए आप क्या समझेंगे, एक AMU का मतलब है एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट आप प्रोटॉन के टर्म्स में डील कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं 12 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए आपके, 12 हो गए। तो ये कितना हो गया, 12 AMU। ये बात समझ में आई। अब अगर आप कहें ऑक्सीजन की बात करें, बेटा ये कार्बन की बात आपने कही थी, ऑक्सीजन की बात कीजिए। ऑक्सीजन में आपके पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, नोट करते चलिएगा। टोटल कितने हो गए, 16 न्यूक्लियॉन्स हो गए। वेरी गुड, 16 न्यूक्लियॉन्स। तो अब एक प्रोटॉन एक AMU है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 AMU। ये बात समझ में आई। तो जनरली क्या होता है, जो भी आपका हाँ मास नंबर है ना, हाँ मास नंबर जो है उसी को आप एटॉमिक मास कह देते हैं, बिकॉज वो मैक्सिमम केसेस में क्लोज होता है। हाँ, आइसोटोप्स वाले केसेस में डिफर करेगा। ओके, अब बेटा एक और टर्म आता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास या वेट। एक ही बात है, आप मॉलिक्यूलर मास कहिए या मॉलिक्यूलर वेट कहिए। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, दिस इज सम ऑफ द एटॉमिक वेट, द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, वो अलग अलग एटम से मिलके बना होगा, उन सब का आप वेट ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। फाइन। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको CO, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं कहूंगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये मिलके कितना आ गया, 28। अब ये सब याद हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है ना। हाँ, जितना आप इन्हें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है CO2। CO2 में क्या हो गया, 12 हो गया। ये सब आपने पहले भी किया होगा, 2 × 16। फाइन, ये आपका कितना आ गया, 16 × 2 = 32 और 12 44। ओके, अब H2O, H2O कितना हो गया, H का 1
और आपके पास 2 एटम है, इसलिए 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस, बिल्कुल सही बात आपने कही कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें 16 से, तो ये आपका आ गया 18। अब जरा सोचिए ये किसकी बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और यहां पे आप लिख सकते हैं AMU या सिंपली यू लिखे, वादे किया, खाली यू भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और AMU भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आया, एक मॉलिक्यूल का मास या एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया। फाइन। अच्छा, अमोनिया NH3, NH3 को देख लीजिए, ये कितना हो गया, N आपका होता है 14 और H आपका हो गया 1 इंटू 3, तो ये आपका आ गया 17 यूनिट। फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा और देखें, CH4 मीथेन, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 इंटू 4, ठीक है, तो ये आपका आ गया 16 यूनिट। ओके, और देखें कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ज्यादा यूज में आएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट कीजिए अपने एंड पे। कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम बात करेंगे तो कैल्शियम आपका हो जाएगा 40, कार्बन आपका हो जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 16, तो टोटल आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। फाइन, चलो एक और देख लेते हैं, वो है बेरियम सल्फेट, बारी भरकम है, ठीक है। हाँ, बेरियम मैंने आपको लिखाया था 137 लिखाया क्या, सल्फेट का ये सल्फर 32 आया और प्लस 4 इंटू 16, ठीक है, तो ये आपका आ गया 96 और 137, तो ये आपका 233 आ जाएगा बेटा। फाइन। अच्छा, एक मेरा आपको सजेशन है, आप क्या करो ना, इनको भी याद कर लो, SO4, वैसे तो SO4 माइनस माइनस होता है, रेडिकल्स पढ़े होंगे आपने ना, आयंस के फॉर्म में होते हैं ये। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए और पॉजिटिव वाला लेंगे तो कुछ प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। तो SO4 की जब आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने आपसे कहा कि कोई मास में फर्क नहीं पड़ता। तो SO4 अगर मैं बात कहूंगा कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, SO4 माइनस माइनस का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 32 प्लस 4 इंटू 16, इसको याद रख लेना बेटा, ये कई बार ना आगे बहुत हेल्प करेगा आपकी क्विकली सॉल्व करने के लिए। नहीं तो वहां पता लगा आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना टाइम निकल गया, तो अगर 10 सेकंड भी बच रहे हैं और 5 क्वेश्चन में अगर आपने 10-10 सेकंड बचा लिए तो 50 सेकंड मतलब एक क्वेश्चन और हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है। ओके, तो सल्फेट का 96 हो गया। इसी तरह से कार्बोनेट की आप बात करेंगे CO3 की, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और एक और नाइट्रेट NO3, ये जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 62 आ रहा है, देखिए जरा, 16 3 48 और 14 62, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है। तो हमने पढ़ लिया एटॉमिक वेट, हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। एक कहानी और आती है, नोट कीजिएगा, इसको आप कहते हैं फॉर्मूला मास और वेट। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है बस, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। दिस इज सम ऑफ एटॉमिक वेट फॉर, हाँ लिख लीजिएगा, सम ऑफ एटॉमिक वेट फॉर द एटम्स इन अ केमिकल फॉर्मूला, इन अ केमिकल फॉर्मूला। तो डिफरेंस समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा NaCl, आप सब ने ये पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा है NaCl, ठीक है ना। बट मजे की बात क्या है कि NaCl मॉलिक्यूल कभी भी आपको सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलता, यह स्टेबल नहीं होता।
तो ये जनरली ये आपको जो है क्लास 12th में बताएंगे जब सॉलिड पढ़ेंगे, ये जनरली आपको Na4Cl4 के फॉर्म में मिलता है। तो जब आप बात करते हैं NaCl के लिए, तो ये एक मॉलिक्यूल जो है ये ग्रुप में बनता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग मास कैलकुलेट करते हैं, वही जो ऊपर किया था जैसे, उसमें कोई चेंज नहीं है, करना वही है, बस पता होना चाहिए कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये NaCl जरूरी नहीं है सिंगल आपका फॉर्म में मिले, ये आपके ग्रुप के क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। तो आप कहेंगे दिस फॉर्मूला मास, लिख लीजिए इसको, दिस फॉर्मूला मास इज रिपोर्टेड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। हाँ, ये आगे बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर सॉलिड पढ़ेंगे जब 12th में, तब आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, अभी बस नोट कर लीजिए। बाकी देखिए कैलकुलेशन में क्या है, NaCl अगर आपने कहा तो Na कितना है 23 और Cl कितना है 35.5, टोटल ऐड करके आपका कितना आ गया बेटा 58.5 AMU। बात समझ में आई, क्लियर? हाँ, तो ये एक्चुअल में इस फॉर्म में नहीं मिलता आपको, ये मिलता है Na4Cl4, बट उसकी अभी जरूरत ही नहीं। आप जहां पे भी अभी तक आपने पढ़ा है NaCl पढ़ा है, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही कराएंगे, NaCl से ही कराएंगे आप, लेकिन जब आप इसको ढूंढने जाएंगे तो ये NaCl के फॉर्म में आपको नहीं मिलता, इसलिए यहां पर फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं भाई असली बात, जहां हमने शुरू की थी, ये सब तो 10th की चीजें थी, मोल। क्लियर है? तो भाई ये मोल क्या है? ठीक, तो एक नंबर आया Na, जिसे आप कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये वही साइंटिस्ट थे, इनका लॉ हमने पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर। फाइन, और ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका एक एवोगैड्रो नंबर है, इसको याद रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा। और जब भी मोल की बात आएगी तो इस नंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, अब मोल वैसे समझने के लिए बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज है, एक सीधी सी बात समझते हैं। अगर आपने एक टर्म पढ़ा होगा पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है भाई? दो चीजें आपके पास है, टू थिंग्स। भाई पेयर आप किसी का भी कह सकते हैं ना, हाँ, तो पेयर का मतलब होता है दो चीजें। ठीक है, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा डजन, तो डजन का मतलब होता है 12 थिंग्स। बात समझ में आई? तो आज के बाद जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई जब मैं आपसे कहूं मोल, तो मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स। समझ में आ गया? एक मोल का मतलब है भाई इतना नंबर। क्लियर? एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन क्या है वो भी बता दूं, कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, हैज मास 12 ग्राम। इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, इसको पहले से नोट कर लीजिए फिर बताता हूं आपको, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अच्छा एक और लाइन लिख लीजिए, पहले एक और लाइन लिख लीजिए, इससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 mole of any substance has the same number of molecules oblique atoms oblique ions। ठीक है, हाँ, अब ये इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, अभी बता रहा हूं आपको इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल,
ठीक है, तो अगर मैं 1 मोल एटम की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह सकता हूं 1 मोल एटम, इसका मतलब क्या हो गया, कितने एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ओके, अब जरूरी नहीं कि मैं 1 मोल एटम ही हमेशा कहूं, मैं आपसे कह सकता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा एक बात और करते हैं जरा, मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये भी कह सकता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया भाई मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बात समझ में आई। इसी तरह से मैं आपसे 1 मोल प्रोटॉन कहूंगा तो कहानी समझ में आ गई, अब लिख नहीं रहा हूं आगे। इसी तरह से मैं 1 मोल न्यूट्रॉन कह सकता हूं आपसे। हाँ, आप चाहो 1 मोल रुपीज भी कह सकते हो, बहुत बड़ा अमाउंट होगा, ठीक है। हाँ, बट जनरली ये यूज किसके लिए होता है, छोटी क्वांटिटी, छोटे पार्टिकल्स के लिए, राइट। हाँ, आप 1 मोल आयंस भी कह सकते हो, और सबका मतलब होगा ये नंबर, कौन सा नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पे मैं इसको ऐसे लिखता चल रहा हूं, यहाँ पे प्रोटॉन्स आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, और ये आपके आयंस, फाइन। ओके, तो एक चीज बेटा और छोटी सी समझते हैं, वो है मोलर मास। ये टर्म भी आपने सुना होगा, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और जनरली इसे आप डिनोट करते हैं ग्राम पर मोल में, या आप सिंपली ग्राम बोल देते हैं, ये तो पता ही आपको कि मोलर मास है तो 1 मोल का होगा, तो ग्राम भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्राम में होगा ये। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि H2O, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O, क्लियर है। तो ये मोलर मास आपका होता है बेटा 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल। हाँ, ये अभी लिखा रहा हूं आपको, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इससे आपको अब पता चल जाएगा। तो लिखिएगा मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass number for the element। ओके, एलिमेंट कहां, जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में जो हमें मिलते हैं, पढ़ा है ना सबने, पीरियोडिक टेबल में सबने देखा था, तो इसको नोट कीजिए। तो मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास नंबर और फॉर द एलिमेंट, ठीक है। ये बिल्कुल आप फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। ओके, ये लिख लीजिए, फॉर्मूला मास इन AMUs, AMU में अगर आपको फॉर्मूला मास पता है, ठीक है, विल बी द सेम नंबर एज मोलर मास। ओके, तो अब अगर आप कहेंगे, यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl, तो ये कितना हो जाएगा बेटा,
58.5 ग्राम पर मोल। ये लिखने का तरीका बता रहा हूं, या आप सिंपली कह सकते हैं 58.5 ग्राम हो गया। ठीक है, अब कई बार ये बात आती है कि भाई ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, ये आया कहां से, ये एवोगाड्रो नंबर आ कहां से गया? तो देखिएगा बेटा, ये कुछ नहीं, ये आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे, यही आपका ये नंबर है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, या आप एएमयू भी कह सकते हैं। एएमयू अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहां पे यही एवोगाड्रो नंबर है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 1 को, अब मास ऑफ प्रोटॉन की जब आप बात करेंगे तो ये आपका होता है 1.67, मैं रफली लिख रहा हूं, 1.66 भी लिखा हो सकता है आपके पास। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ये ध्यान रखना। ऊपर ग्राम है, नीचे केजी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये ग्राम बाय ग्राम, तो ग्राम और ग्राम कट गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ये है आपका, हाँ आप चाहें तो एक 2 और लिख लो, कोई बात नहीं। सिंपल कैलकुलेशन के लिए 6.02 से भी आ जाता है। आपके बुक में जैसा लिखा हो, जैसे आपके टीचर आपको बताएं, आप वो कर लीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23, ये ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर आपको चाहिए तो वो भी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यूज और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ 6.0224141 इंटू 10⁻23 ये होती है। डेसिमल के आगे 6 डिजिट्स। ठीक है, तो चलिए एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपको मोल गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास मोल है और मुझे इससे नंबर निकालना है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मोल से अगर आपको नंबर निकालना है तो बड़ा सीधा सा तरीका इसका होता है बेटा, आप इसको क्या कीजिए, मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ। ठीक है, कन्वर्जन समझ में आया? अगर आपको मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से बना लो इसको। तो नंबर से मोल में आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, मोल से आपको मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ मॉलिक्यूल या मास ऑफ एटम निकालना है, मास निकालना है मोल से। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, तो जब आप मोल से मास बनाएंगे, एक मोल में कितना मास है, तो आप मोल से मास बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? बिल्कुल सही बात है, आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, इन दोनों से अगर एटम निकालना है तो एटॉमिक मास से कर देंगे, अगर मोलर मास निकालना है तो उससे कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं कि मास अगर आपको दिया हुआ है, आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से।
एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। आप डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, डिपेंड करेगा आपके पास मॉलिक्यूल है या एटम। फाइन। अच्छा, एक चीज अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई है, बट हाँ एक जगह कहीं शायद हमने लिखा था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इससे आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस के लिए। ठीक है, तो मोल से अगर आपको कन्वर्ट करना हो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मोल, एक मोल जो होता है बेटा वो 22.4 लीटर गैस होता है। ये फॉर गैसेस ओनली, ध्यान रखिएगा, फॉर गैसेस ओनली। या वेपर फेज में आप एलिमेंट भी ले सकते हैं, बट हाँ उसे वेपर फेज में आपको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 22.4 से लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और अगर वॉल्यूम से मोल्स बनाने हैं तो आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में कई बार यूनिट्स जो हैं वो नॉन एसआई भी चलती हैं, जैसे लीटर, एटीएम, ये सब यूज आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लीटर एटीएम लिखा होगा, 10⁵ पास्कल नहीं लिखा होगा, एटीएम लिखा होगा, लीटर लिखा होगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, मीटर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं, हम फॉर्मूले इसी तरह से याद कर लेंगे। केमिस्ट्री की में होता यही है, फिजिक्स में तो हम कहते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एसआई में कन्वर्ट कीजिए। केमिस्ट्री में नहीं बेटा, नहीं तो आप कन्वर्जन में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको फॉर्मूले उसी तरह से याद करने हैं। तो जब हम बात करते हैं बेटा मोल्स की, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं। ठीक है, पहला एग्जांपल मेरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, और मॉलिक्यूल मैंने लिया है हाइड्रोजन H2। ठीक है, और मैंने आपसे कहा 1 ग्राम H2, ये समझ में आया? 1 ग्राम H2 ये मेरे को गिवन है। मॉलिक्यूल कौन सा लिया है? H2। आप में से कोई मुझे बताएगा कि H2 का मोलर मास क्या होगा? अच्छा, उससे पहले कोई मुझे बताएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाँ जी, दो टर्म लिखे मैंने, H2 का आपको मुझे बताना है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बिल्कुल सही भेजा आपने बेटा। ये H2 का मतलब क्या हो गया? दो एटम आ गए, होगा कितना हो जाएगा? 2 AMU। ये बात समझ में आई? 2 AMU। और मोलर मास क्या हो जाएगा? जो AMU में होता है उतने ग्राम। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 तो मॉलिक्यूल है ना बेटा, मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? आप सिंपली कह सकते हैं, नंबर बाद में लिख लीजिएगा, अभी तो आप ऐसे याद कर लो, Na मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? यही तो बात हुई, एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो आपने कहा 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब मेरे पास Na कौन से मॉलिक्यूल हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं हाइड्रोजन के? तो एक मॉलिक्यूल में कितने? 2 एटम। तो ये कितना आ गया बेटा? 2 मल्टीप्लाइड बाय Na एटम्स ऑफ H। बात समझ में आई? 2 इंटू Na एटम्स ऑफ H, ये कहानी बनी मेरे पास। क्लियर? हाँ, आप वो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं ये जो 1 ग्राम H2 मैंने लिया था,
ये कितने मोल के बराबर है, हाउ मेनी मोल्स। तो हमने आपसे क्या कहा था, मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास किसका, हाइड्रोजन का, वो कितना है 1 ग्राम, जो दी है 1 ग्राम गैस दी हुई है बेटा आपको, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी हुई है, तो 1 ग्राम आपने यहां पे लिखा, मोलर मास कितना है 2 ग्राम। तो आपके पास जो मोल्स आए वो कितने हो गए, हाफ मोल। ये कहानी बनी। ओके, हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, मेरे पास 4 ग्राम ऑक्सीजन है, O2, 4 ग्राम O2 मॉलिक्यूल है। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये कितने मोल है, 4 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है, ठीक है। तो अब देखिए O2 का जो मास होता है वो 32, भाई 16 इंटू 2 हो गया ना, तो O2 को 32 लेना है, O 16 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/32 मोल, तो ये मेरा आ गया 1/8 मोल। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 4 ग्राम ओ है, ओ एटम, 4 ग्राम ओ एटम है, तो ये कितने मोल हो गया, ये हो गया बेटा 4/16 मोल। किसके, ओ एटम के। देखना बड़ी बढ़िया सी चीज है, ठीक है। और ये क्या है 1/8 मोल O2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई। ठीक है जी, ओके। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे पास 36 ग्राम H2O है, ये कितने मोल हो गया, 36 ग्राम H2O है, फाइन। तो अब बेटा आपको पता है, अगर याद नहीं तो अभी मैं आपको बता देता हूं, H2O का मोलर मास है 18 ग्राम, हाइड्रोजन H2 दो है तो 2 आया और O का 16 आया, यहां O2 नहीं है, या O है। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा 36/18, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 मोल आ जाएगा। बात समझ में आई, मोल निकालना समझ में आया, क्लियर। अच्छा, एक और है, इसको जरा देखिए, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज आपका होता है, अभी आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसे आपको अगर 10 से याद हो, C6